नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे सीटेट 2023 एग्जाम। जो सीटेट की परीक्षाएं चल रही हैं तो विज्ञान विषय है, साइंस पेपर 2 के लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए सीटेट की परीक्षा में 10 नंबर का अवश्य मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू क्या है? तो ध्रुवीय भालू, इसके सफेद बाल और चपटे पैर होते हैं। तो ध्रुवीय भालू के सफेद बाल होते हैं और चपटे पैर होते हैं। त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे वसा की परत होती है। इसकी जो त्वचा होती है, त्वचा के नीचे वसा की परत होती है। चपटे पैरों से बर्फ में चल सकता है और ये अपने चपटे पैरों की सहायता से बर्फ में आसानी से चल सकता है। प्रश्न नंबर 2, यकृत, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। लीवर, जिगर या कलेजा, यकृत को ही कहते हैं। आमाशय, आमाशय के अंदर क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? आमाशय के अंदर। और जो आमाशय के अंदर जो रस होता है वो कैसा होता है? अम्लीय। आमाशय के अंदर कैसा रस होता है? अम्लीय। पित्ताशय, पित्ताशय के अंदर पित्तरस संचित होता है। तो पित्ताशय के अंदर पित्तरस और आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन। अग्नाशय, पैनक्रियाज, तो अग्नाशय के अंदर क्या होता है? क्षुधांत्र में पाचक रस मुक्त करता है। तो ये क्षुधांत्र का मतलब छोटी आंत। तो अग्नाशय का काम है छोटी आंत में पाचक रसों को मुक्त करना। और जो पाचक रस होता है अग्नाशय के अंदर वो कैसा होता है? क्षारीय, वो क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 3 देखें, शाही क्या है? प्रश्न नंबर 3, शाही क्या है? तो शाही एक जंगली जंतु है। शाही एक जंगली जंतु है। प्रश्न नंबर 4, विज्ञान, विज्ञान के शिक्षण अधिगम को प्रभावी कैसे बनाया जाए? तो विज्ञान का शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाए? तो सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा, सामूहिक क्रियाकलाप कराया जाए, सामूहिक चर्चा कराई जाए, तो विज्ञान का जो शिक्षण अधिगम होगा वो प्रभावी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, लार क्या है? प्रश्न नंबर 5, लार क्या है? तो लार मंड या स्टार्च को शर्करा में बदलती है। तो लार मंड या स्टार्च, स्टार्च को कहते हैं चोकर। तो ये चोकर या मंड को क्या करती है? शर्करा में परिवर्तित करती है लार। प्रश्न नंबर 6, जठर रस में एंजाइम है। तो जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। जठर रस में एंजाइम पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम होते हैं। प्रश्न नंबर 7, शैवाल। प्रश्न नंबर 7, शैवाल, पालक, टमाटर और केला। शैवाल, पालक, टमाटर और केला ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शैवाल है, पालक है, टमाटर है और केला है, ये सब के सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रश्न नंबर 8, रोमेंथी, रोमंथी या रूमिनेंट जंतु कौन कौन सी हैं? तो भैंस, गाय और हिरन ये रोमेंथी या रूमिनेंट जंतु कहलाते हैं, ये जानवर कहलाते हैं। रोमेंथी का तात्पर्य क्या होता है? रोमेंथी का तात्पर्य ये होता है कि ये अपने भोजन को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और उसी भोजन को पेट से फिर मुंह में लाते हैं और मुंह में पाचन करते हैं। तो ये कहलाते हैं रोमेंथी या रोमिनेंट जंतु, भैंस, गाय और हिरन। प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर में क्षुधांत्र और बृहदांत्र की लंबाइयों का अनुपात कितना है? क्षुधांत्र छोटी आंत और बड़ी आंत, इनकी लंबाइयों का अनुपात कितना होता है? तो 5:1, 5:1। जो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर होती है और बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है, यानी कि 7.5 मीटर छोटी आंत और बड़ी आंत होती है 1.5 मीटर की। तो 15 एकम 15, 15 पंजे 75, तो इसका जो अनुपात हुआ वो 5:1, 5:1। प्रश्न नंबर 10, पुंकेसर के भाग, पुंकेसर के भाग। तो पुंकेसर के कौन कौन से भाग होते हैं? परागकोश और तंतु, परागकोश और तंतु। प्रश्न नंबर 11, स्त्री केसर के भाग कौन कौन से होते हैं? तो स्त्री केसर में अंडाशय होता है, वर्तिका होती है और वर्तिकाग्र होता है। पुंकेसर में परागकोश और तंतु होते हैं, पू से पुंकेसर और पा से परागकोश। और स्त्री केसर में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। प्रश्न नंबर 12, गायटन नामक रोग है। तो गायटन नामक रोग कहां पर होता है? तो ये हमारी जो गर्दन होती है, गला, इसे गला बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि यहाँ पर होती है। तो ये गायटन नामक रोग थायराइड ग्रंथि में होता है, थायराइड ग्रंथि में होता है।
प्रश्न नंबर 13, मानव में अवशेषी अंग हैं। मानव के अवशेषी अंग कौन कौन से हैं? तो मानव में अवशेषी अंग कर्णपल्लव पेशियां, अक्कलदाढ़, अपेंडिक्स और शरीर के बाल। कान के जो पेशियां होती हैं तो कर्णपल्लव पेशियां, अक्कलदाढ़, अपेंडिक्स जो आंत में लगा हुआ होता है, आंत के पास में होता है, अपेंडिक्स और शरीर के बाल, ये मानव के अवशेषी अंग हैं। मानव के अवशेषी अंग हैं। प्रश्न नंबर 14, उर्वरक में उपस्थित आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? उर्वरक में उपस्थित आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK उर्वरक में उपस्थित आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। प्रश्न नंबर 15, मानव की आहार नाल के भाग। मानव की आहार नाल, तो मानव की जो आहार नाल होती है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं? पहला आता है मुख, मुख के बाद ग्रसिका, ग्रसिका के बाद आमाशय, आमाशय के बाद क्षुधांत्र छोटी आंत और बृहदांत्र बड़ी आंत, फिर मल द्वारा बाहर निकल जाता है। तो मुख, ग्रसिका, आमाशय, क्षुधांत्र और बृहदांत्र आहार नाल के भाग हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16, टेरेरियम। टेरेरियम क्या है? तो प्रश्न नंबर 16, टेरेरियम क्या है? ऐसा स्थान जहां छोटे जंतु पाले जाते हैं। तो ऐसा स्थान जहां छोटे छोटे जंतु पाले जाते हैं उसे कहते हैं टेरेरियम, टेरेरियम। प्रश्न नंबर 17, प्रतिभाशाली छात्रों की योग्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिभाशाली बच्चा है और उसकी योग्यता और बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? नवीन परियोजनाओं का निर्माण, नई से नई परियोजना, नई से नई योजना बच्चे के लिए देनी चाहिए, उनका निर्माण कराना चाहिए। प्रश्न नंबर 18, पौधों में होने वाली घटनाएं। पौधों में होने वाली घटनाएं, तो पौधों में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? जल अवशोषण कहां पर होता है? मूल रोम में, मूल रोम के द्वारा जल अवशोषण किया जाता है। जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और खनिज और लवणों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। जल का परिवहन जाइलम के द्वारा और खनिज और लवणों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, तो हिप्पोकैम्पस क्या है? एक समुद्री मछली है। हिप्पोकैम्पस एक समुद्री मछली है। इसे समुद्री घोड़ा भी कहते हैं, समुद्री घोड़ा भी कहते हैं इसे। देखने में छोटे घोड़े जैसा लगता है हिप्पोकैम्पस। प्रश्न नंबर 20, कौन सी गैस रंगीन लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है? ऐसी कौन सी गैस है जो रंगीन लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है? तो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इस जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, गैस होती है, इससे कैसी गंध आती है? तो सड़े अंडे जैसी गंध आती है। जैसा सड़ा हुआ अंडे में से जो गंध आती है उसी प्रकार की इस गैस से गंध आती है। ये नीली ज्वाला के साथ जलती है, नीली लो के साथ, नीली ज्वाला के साथ जलती है। यह अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है, ये अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है। सड़े अंडे जैसी गंध आती है, नीली ज्वाला के साथ जलती है। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है। अगला जो प्रश्न आता है हमारा 21वां प्रश्न, तो 21वां प्रश्न कौन सा है? तो 21वां प्रश्न समांतर सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास। समांतर सिरा विन्यास किसमें होता है? जड़ें। समांतर सिरा विन्यास जिन पौधों में होता है उनकी जड़ें झकड़ा होती हैं, झकड़ा जड़ें। एक बीजपत्री पौधे होते हैं, वो कैसे पौधे होते हैं? एक बीजपत्री, जैसे गेहूं और केला। आप कैसे पहचानेंगे कि ये एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है? पहले प्रश्न नंबर 22 देखें। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है कि जाली का सिरा विन्यास किसमें होता है? जाली का सिरा विन्यास किसमें होता है? तो जिन पौधों में जाली का सिरा विन्यास होता है उनकी जड़ें मूसलेदार होती हैं। उनकी जड़ें कैसे होती हैं? मूसला। द्विबीजपत्री पौधे होते हैं जैसे चना, मूली और नीम। एक बीजपत्री समांतर सिरा विन्यास, द्विबीजपत्री जाली का सिरा विन्यास। एक बीजपत्री पौधा जो होता है उसका जो बीज चोल होता है वो सिंगल रहता है, और द्विबीजपत्री पौधों का जो होता है वो बीज चोल दो भागों में बट जाता है। जैसे आपने देखा होगा लौकी, तो लौकी का बीज जो होता है वो दो भागों में टूट जाता है। खरबूजे का बीज है, तरबूज का बीज है, वो दो अलग अलग उसके क्या हो जाते हैं? चोल अलग अलग बट जाते हैं, तो उसे कहते हैं द्विबीजपत्री पौधा। इसका होता है जाली का सिरा विन्यास। प्रश्न नंबर 23, पौधों में प्रजनन, पौधों में प्रजनन किसके द्वारा होता है? कलम द्वारा। तो कलम द्वारा कौन सा पौधा तैयार किया था? गुलाब का पौधा, गुलाब का पौधा। कलिका द्वारा आलू,
ये आंख कह सकते हैं, तो आलू कलिका द्वारा होता है प्रजनन। पत्ती द्वारा किसका होता है? पत्थर चट्टा पत्ती द्वारा होता है ये। और जड़ द्वारा शकरकंद का होता है। तो शकरकंद का जो प्रजनन होता है वो जड़ द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 24 देखें। प्रश्न नंबर 24 कहता है एक वस्तु का द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, वह 15 मीटर पर सेकंड वेग से चल रही है, तो संवेग क्या है? कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है और 15 मीटर पर सेकंड वेग से ही चल रही है, तो उसका संवेग कितना होगा? तो संवेग का जो सूत्र है वो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, तो P संवेग है, M द्रव्यमान है और B वेग है। तो P पूछ रहा है, P का संवेग पूछ रहा है, तो द्रव्यमान की जगह 15 और B वेग की जगह 15, तो 15 गुणा 15 225, तो जो संवेग आएगा वो 225 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 25 स्थिर अवस्था में द्रव, स्थिर अवस्था में जो द्रव होता है वो सभी दिशाओं में दबाव डालता है। कोई द्रव है और वो स्थिर अवस्था में है तो वो सभी दिशाओं में दबाव डालता है। प्रश्न नंबर 26 एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका ऊष्मीमान अधिक होता है, इसकी ऊष्मा का जो मान होता है वो अधिक होता है। ये रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। मिश्रण मुख्य संगठन ये किसका है? ये ब्यूटेन का मुख्य संगठन है एलपीजी। इसके अंदर इथेन और प्रोपेन गैसें भी पाई जाती हैं, और ब्यूटेन इसका मुख्य संगठन है। दहन, जब इसका एलपीजी का दहन होता है तो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों निकलती हैं, यानी कि जल वाष्प। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है? पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं। पृथ्वी पर ऋतुएं किसके द्वारा बदलती हैं? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं। प्रश्न नंबर 28 अपकेंद्री बल क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर बल लगाना, ये केंद्र है और केंद्र से बाहर की ओर बल लगाना, ये क्या कहलाता है? अपकेंद्री बल। बाहर की ओर, जैसे मशीन में कपड़े धोना, तो जो मशीन कपड़े धोने वाली जो मशीन होती है वो बाहर की ओर क्या करती है? बल लगाती है। दूध से क्रीम निकालना, मशीन में कपड़े धोना, ये अपकेंद्री बल के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है? अभिकेंद्री बल क्या होता है? तो केंद्र की ओर बल लगाना, ये केंद्र की ओर बल लगाएगा, ये कहलाता है अभिकेंद्री बल। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या कर रहे हैं? गतिमान है। सूर्य के चारों ओर क्या ग्रह गतिमान है, तो ये कहलाता है अभिकेंद्री बल। दूसरा उदाहरण देखें, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, एक इलेक्ट्रॉन है और वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है? घूमता है, तो ये किसका उदाहरण है? ये अभिकेंद्री बल का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 30 व्यतिकरण क्या होता है? तो समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें, दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हों या एक ही दिशा में जाती हों, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में, कोई भी माध्यम हो, एक ही दिशा में गमन करें, तो वो क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। जैसे साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, साबुन के जो बुलबुले होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं, वो व्यतिकरण का ही उदाहरण है। जैसे केरोसिन तेल की परत पानी में रंगीन दिखाई देती है, केरोसिन मिट्टी के तेल की परत पानी में रंगीन दिखाई देती है, तो ये व्यतिकरण का ही उदाहरण है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।